हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिलेक्ट सिविल्स। हम अपने इस चैनल पर क्या कर रहे हैं, बिहार पीसीएस 71वीं बिहार पीसीएस जो है 13 सितंबर को जो होने वाली है उसके लिए हम क्या करें, पीवाईक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं। और हमारा अप्रोच क्या है कि उसी पीवाईक्यूज के थ्रू हम कॉन्सेप्ट को भी बिल्ड करेंगे, यानी कि उन पीवाईक्यूज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है जो आ सकते हैं एग्जाम में हम उनको डील कर रहे हैं। तो उसी ऑर्डर में हमने क्या किया थे, बायोलॉजी के कर लिए थे, केमिस्ट्री के हो गए थे, अब हम करने जा रहे हैं फिजिक्स के। हम क्या कर रहे हैं, फिजिक्स के पिछले सालों में जो बिहार पीसीएस में क्वेश्चन पूछे गए थे या बिहार पीसीएस के जितने भी एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनका एक कलेक्शन लिया और उन्हीं को हम सॉल्व कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमारा टारगेट ये है कि हम जो क्वेश्चन आ सकते हैं उनको भी बिल्ड कर रहे हैं। ओके, तो हमने क्या किया, फिजिक्स को इन 16 सेक्शंस में बांट रखा है। ठीक, एक से लेके कितने तक सेक्शन तक, 16 सेक्शन तक। हर सेक्शन में कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और साथ साथ हम देखेंगे, थोड़े से कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम है नहीं कि फिर से किताबें पढ़ी जाए, समझ रहे ना, रिवीजन का ही टाइम है। ठीक, अब ये रिवीजन का टाइम है, पढ़ाई का टाइम नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, उस रिवीजन के टाइम को हमें पीवाईक्यूज तो करना ही करने होते थे। अब जिन्होंने किसी वजह से पढ़ाई नहीं कर रखी है तो पीवाईक्यूज तो उन्हें पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक, तो क्यों ना उसी के साथ साथ हम क्या करें कि फर्दर कंसेप्ट को बिल्ड कर सकें, हम मतलब क्वेश्चन करते जाएं, उसी के साथ हम सीखते भी चले जाएं। अब हमारे पास टाइम ये नहीं कि हम सीखें अलग से फिर क्वेश्चन अलग से करें, नहीं, हमको क्वेश्चन करना इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन करने के साथ साथ हम जो फैक्ट्स वगैरह हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो थोड़े थॉट्स आइडियाज़ हैं, उनको हम बिल्ड करते जा रहे हैं। तो उसी ऑर्डर में हम फिजिक्स का ये सेक्शन शुरू हुआ है। अगर आपको कंप्लीट लेक्चर, कंप्लीट पीवाईक्यू चाहिए आपको, कि लास्ट 15 दिन में आपका और कहीं भागना ना पड़े, अब 15-20 दिन जो बचे हुए हैं आपको कहीं ना भागना पड़े, एक वीडियो एक पीडीएफ सब कुछ में आपका खत्म हो जाए, तो हमारे ऐप पर जाइए आप। मिनिमम अमाउंट में आपको कंप्लीट बिहार पीसीएस के पीवाईक्यू से ही, वो 15 दिन आपने पढ़ाई कर ली तो फिर कोई बचा, कोई कोई सेकंड थॉट नहीं है कि आप नहीं सिलेक्ट होने जा रहे हैं। और वो 15 दिन आपने कहीं से भी, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ से पढ़ी, कहीं से भी इस 15 दिन को आपको छोड़ना नहीं है। तैयारी हो नहीं हो, आपको ये नहीं सोचना कि अरे 15 दिन हो गया यार, अब 15 दिन बचा, आप कहाँ, आप तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं भैया, 15 दिन में बिहार पीसीएस का प्रीलिम्स आपका हो जाएगा। अगर सफिशिएंट थोड़ा बहुत एक आपका आईक्यू है कि आप तेजी से चीजें समझ सकते हैं, तो आपका 15 दिन में काम हो जाएगा। हमारा यहाँ ये अप्रोच है कि थोड़ा सा क्विक लर्निंग करें, आप धीरे धीरे नहीं कि बस एक एक, एक चीज समझ रहे नहीं, जल्दी से जल्दी हम फास्ट वे में। तो थोड़ा सा माइंड एक्टिव करके आप पढ़ाई शुरू करिए और जाइए हमारे ऐप पर। एक मिनिमम अमाउंट में वो कोर्स अवेलेबल है 749 रुपीज़ में, 15 दिन में कहानी खत्म है। ठीक, कहीं नहीं भागना है, कोई एनसीईआरटी नहीं, कोई लूसेंट नहीं, कोई घटना चक नहीं, सारा कुछ वहीं से। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। ये फिजिक्स का पीवाईक्यू है बिहार पीसीएस के लिए। ठीक, तो सबसे सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो है मेजरमेंट एंड यूनिट। सबसे पहला मेजरमेंट एंड यूनिट और 16वां चैप्टर हमारा मिसलेनियस। ठीक, तो मेजरमेंट एंड यूनिट हम पहला हमारा चैप्टर सेक्शन जो भी बोलिए आप, उसका ये पहला लेक्चर है। ओके, इसको हम पूरे को एक ही लेक्चर में खत्म करेंगे। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एंगस्ट्रॉम इज अ यूनिट ऑफ व्हाट। एंगस्ट्रॉम जो है किस चीज की यूनिट है, वेवलेंथ की, एनर्जी की, फ्रीक्वेंसी की, वेलोसिटी की, या किसी की नहीं, या एक से ज्यादा की। तो जो एंगस्ट्रॉम है वो यूनिट आपको याद रखनी है, वो वेवलेंथ की यूनिट है। एंगस्ट्रॉम इज अ यूनिट ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ होती क्या है, वेवलेंथ एक्चुअली अगर देखा जाए तो एंगस्ट्रॉम है लेंथ की यूनिट। किसकी यूनिट है, लेंथ की। जैसे हम लेंथ की एक यूनिट, सबसे जो बेसिक यूनिट है लेंथ की क्या है, मीटर। उसी तरीके से लेंथ की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। उसी तरीके से लेंथ की यूनिट नैनोमीटर है। उसी तरीके से मिलीमीटर है। उसी तरीके से माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर है। उसी के बीच में कहीं पर एक है एंगस्ट्रॉम। अभी देखते हैं, कंसेप्ट देखते हैं। तो एक्चुअली एंगस्ट्रॉम जो है यूनिट है किस चीज की, लेंथ की। लेकिन यहाँ ऑप्शन दे रखा है वेवलेंथ, तो वेवलेंथ भी एक खास तरीके की लेंथ है। वेवलेंथ भी एक दूरी ही है। जैसे जो तरंग होती है ना, तरंग, ये मान लिया एक क्लासिकल फॉर्म ऑफ क्या है, वेव का है। वेव का एक क्लासिकल फॉर्म है। वैसे तो कई टाइप की वेव होती है, लेकिन ये एक क्लासिकल फॉर्म है वेव का। इसी में एक चीज होती है लेंथ। जैसे ये मैक्सिमम पॉइंट है ना वेव का, ये एक मैक्सिमम पॉइंट है, ये एक मैक्सिमम पॉइंट है, ये एक मिनिमम पॉइंट है। मतलब ये मैक्सिमम ऊंचाई है, यहाँ पर ये वेव सबसे नीचे, मैक्सिमम जो वेव नीचे गई है वो है। उसी तरीके से फिर ये मैक्सिमम ऊंचाई है। ओके, फिर यहाँ ये मिनिमम है। तो देख रहे हैं कि वेव में क्या हो रहा है कि एक बार मैक्सिमम हो रहा है, एक बार मिनिमम, एक बार मैक्सिमम, एक बार मिनिमम, और फिर एक बार मैक्सिमम, ऐसे एक कंसेक्यूटिव ऑर्डर में हो रहा है। तो दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमम को, दो लगातार जो मैक्सिमम ऊंचाइयां हैं उनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वेवलेंथ। और इसको किससे लिखते हैं, लैम्डा से। इसी तरीके से दो कंसेक्यूटिव जो नीचाइयां हैं, मिनिमम्स हैं, उनको भी क्या कहते हैं, लैम्डा। ये दोनों एक्चुअली में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यही वेव की प्रॉपर्टी है। तो अब हम पूरे वेव की जगह हम सिर्फ इस सेक्शन को स्टडी कर लें तो हम वो पूरे वेव की प्रॉपर्टी को जान सकते हैं। इसीलिए वेवलेंथ की खासियत होती है। अब चूंकि क्या हुआ कि ये जो वेवलेंथ है, ये जो एंगस्ट्रॉम है, वो क्यों आया, जैसे हमारा काम तो मीटर से हो जा रहा था, मीटर से फिर हमने मीटर से छोटा सेंटीमीटर बना लिया, सेंटीमीटर से छोटा हमने मिलीमीटर बना लिया, मिलीमीटर से हमने छोटा क्या बना लिया, माइक्रोमीटर बना लिया, माइक्रोमीटर से छोटा नैनोमीटर, और नैनोमीटर से छोटा हो गया एक होता है पिकोमीटर होता है मेरे ख्याल से। ठीक, तो इसी माइक्रो नैनोमीटर और पिकोमीटर के बीच में एंगस्ट्रॉम आता है। अब क्यों आता है वो जरा देखते हैं। ठीक,
जैसे क्या हुआ कि जो लाइट की जो वेवलेंथ होती है, लाइट क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। 70% फिजिक्स इसी स्टेटमेंट में फंसी हुई है कि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये सबसे सेंट्रल कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का। 70% ऑफ इंटायर फिजिक्स जो कहानी फिजिक्स में सुनते हैं इसी के अराउंड में है कि लाइट है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो उसका एक स्पेक्ट्रम होता है। क्या होता है, स्पेक्ट्रम होता है। उस स्पेक्ट्रम में तरंगे होती हैं। तरंगे जैसे क्या होती हैं, रेडियो वेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स। उसी तरीके से क्या होती हैं, माइक्रोवेव्स। फिर ऐसे इंफ्रारेड होती हैं। फिर उसी में विजिबल आती है। फिर अल्ट्रा वायलेट आती है। फिर एक्सरेज वगैरह आते हैं। तो अब देख, जैसे मान लिया विजिबल है, विजिबल आपको पता है ना, सात सात में बटा है। वायलेट, इंडिगो, रेड, ब्लू, सतरंग, जो विबग्योर जानते हैं ना आप, विबग्योर। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। ऑंगस्ट्रॉम कहाँ से आया, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि क्वेश्चन उतने में ही खत्म हो गया, लेकिन फिर से थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा सा समझाने के लिए। जैसे जो रेड लाइट की वेवलेंथ होती है, रेड लाइट मतलब रेड लाइट जो चल रही है, ऐसे ऐसे चल रही वेव है ना, तो ऐसे ही चलेगी। तो उसकी जो वेवलेंथ होगी ये लैम्डा, इसकी जो एवरेज, इसकी जो लैम्डा की जो वैल्यू होती है रेड लाइट के लिए, वो होती है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ठीक, मीटर में ही तो दूरी है ना ये, तो हम किसमें मेजर करते हैं, दूरी को किसमें नापते हैं, मीटर में। ठीक, लेकिन जरा देखें अब, चूंकि लाइट इतनी इंपॉर्टेंट हो गई, मैंने आपको बताया 70% क्या है, इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में है। 70% ऑफ फिजिक्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी कि हम इन्हीं रेड लाइट, वायलेट लाइट, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, एक्सरेज, इंफ्रारेड, इन्हीं की स्टडी फिजिक्स है। अब चूंकि रेड लाइट की वेवलेंथ आपको क्या बताया, 6.5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। अब ये नंबर थोड़ा सा ऑड लग रहा है, ये नंबर थोड़ा सा बार बार लिखने में ऑड लग रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको ऐसे लिख रहे हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6, एक जीरो हटाया, ये डेसिमल का पॉइंट हटाया, और उसके साथ साथ 2 जीरो और लगा दिया, तो 6500 गुड़े। अब यहाँ क्या हो जाएगा, एक डेसिमल हटाया और 2 जीरो बढ़ाया है, तो यहाँ 3 घटाना पड़ेगा, और नेगेटिव में 3 जब घटाते हैं तो वो वैल्यू बढ़ जाती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6500 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब देखिए क्या होगा, अगर इस 10⁻⁻10 मीटर को हम एक स्पेशल नाम दे दें तो आसान हो जाएगा ना। तो इसको हम 10⁻⁻10 मीटर को क्या कर रहे हैं, हमने कह दिया 1 ऑंगस्ट्रॉम है। 10⁻⁻10 मीटर इज 1 ऑंगस्ट्रॉम। तो अब हमारा जो रेड लाइट की वेवलेंथ लिखना है वो आसान हो जाएगा। पहले हम लिख रहे थे 6.5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, उसी को हम लिख देंगे 6500 एंगस्ट्रॉम। देख रहे हैं, उसी को हमने क्या लिख दिया, 6500 एंगस्ट्रॉम। यहां से एंगस्ट्रॉम का कंसेप्ट आया, यहां से जरूरत पड़ी, एक्चुअली कंसेप्ट तो था ही, जरूरत पड़ गई कि एक नया वैल्यू लाया जाए। क्यों, क्योंकि हमें फिजिक्स में 70% बार हमें क्या करना, 100 में से 70 बार हमको फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्टडी करनी पड़ती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसी ऑर्डर में, आंगस्ट्रॉम ऑर्डर में होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेवलेंथ होती है, वेव की जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वेवलेंथ, वो आंगस्ट्रॉम के ऑर्डर में होती है। इसीलिए हमने क्या किया कि मीटर को एक सेटिंग करके हमने उसको आंगस्ट्रॉम में चेंज कर दिया। जैसे मैंने पीछे आपको बताया ना कि जैसे मान लिया मिलीमीटर कितना होता है, 10⁻³ मीटर। माइक्रोमीटर कितना होता है, ये मिलीमीटर है, मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर होते हैं। उसी तरीके से 1 मीटर में 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर होते हैं। उसी तरीके से 1 मीटर में 10⁻⁹ नैनोमीटर होते हैं। तो हमारे पास 3 3 का बढ़िया चल रहा था, -3, 3 यहाँ, 3 का गुणांक यहाँ, फिर 3 का मल्टीपल यहाँ पर। हमें क्या जरूरत पड़ गई कि हम एक और जरा सा बढ़ाएं, -9 तो था, और हमारे पास उसके बाद -12 भी था। हम बीच में -10 इसलिए लेकर आए, 10⁻⁻10, ताकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट की स्टडी की जा सके। समझ रही कहानी, थोड़ी सी कहानी है आपको, लेकिन ये इसलिए लाई गई ताकि लाइट को पढ़ा जा सके। क्योंकि लाइट की ऐसी वेवलेंथ, लाइट की जो वेवलेंथ की वैल्यू थी वो ऐसी थी कि अगर एंगस्ट्रॉम कर दिया जाए तो चीजें थोड़ी सी आसान, लिखने समझने में आसान हो जाती हैं। ठीक, तो इसीलिए एंगस्ट्रॉम की यूनिट क्या है, लेंथ की यूनिट है, और लेंथ में भी किसकी यूनिट है, वेवलेंथ की। ओके, स्पेशली वेवलेंथ में यूज हुआ था। ऐसा नहीं कि हम किसी दूरी को, हम किसी और चीज को, जैसे चांद से और पृथ्वी की दूरी एंगस्ट्रॉम में मेजर करने जाएंगे, नहीं। हम केवल और केवल क्या करते हैं कि चांद की दूरी किस में मेजर करते हैं, किलोमीटर में ना, क्योंकि वहां पे वो क्या है, एक प्रैक्टिकल वैल्यू है, एक आसान तरीका है। हम एंगस्ट्रॉम में नहीं करने जाएंगे। हमें जरूरत है एंगस्ट्रॉम की कहां पर, स्पेशली जरूरत होती है लाइट के केस में। ठीक, उसी तरीके से हमें एंगस्ट्रॉम की जरूरत होती है जो क्रिस्टल में, जो जैसे मेटल वगैरह में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो भी एंगस्ट्रॉम रेंज में होती है। तो इसीलिए एंगस्ट्रॉम को स्पेशली डिवाइड किया गया ताकि हम लाइट को और जो छोटी दूरियां हैं उनको हम समझ सकें। समझ रहे हैं, एक बस ये कंसेप्चुअल बात थी। ठीक, आपको ये अभी आगे बताते हैं कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम क्या होता है। ठीक, लाइट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लाइट तो समझ गए ना आप, एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ वेवलेंथ। ओके, थोड़ा सा एक बार फिर से आप रिमाइंड करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ओके, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किस चीज का मात्रक है। अब ईयर देख के लगता है कि टाइम होगा, ईयर किस चीज का यूनिट है, टाइम का ना। तो ईयर देख के लगता होगा कि ये लाइट ईयर जो होगा यूनिट होगा टाइम का, नहीं, सॉरी, लाइट ईयर जो है, ईयर देखकर लगता होगा कि किस चीज का यूनिट है, टाइम का। लेकिन एक्चुअली में है किस चीज का, दूरी का यूनिट है। ठीक, क्यों, क्योंकि ईयर शब्द आ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि टाइम का होगा, लेकिन है किस चीज का, डिस्टेंस का। अब लाइट ईयर क्या होता है, एक साल में डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर।
इन 1 ईयर। एक साल में लाइट का एक पार्टिकल जितना दूर जा सकता है, फोटोन जिसको बोलते हैं, फोटोन या लाइट की एक वेव, लाइट पार्टिकल और वेव दोनों में होती है ना, लाइट की एक वेव जितनी दूर जा सके एक साल में। जैसे यहाँ पे आपने एक टॉर्च जलाया, यहाँ से ऐसे एक टॉर्च जलाया और वहां से क्या हो रही है, लाइट ऐसे निकल रही है, ठीक। अब वो इसी तरीके से अगर एक साल तक चलती चली जाए तो जो वो दूरी होगी वो क्या होगी, लाइट ईयर होगी। वो लाइट ईयर होती कितनी है, लाइट एक साल में चलती है मेरे ख्याल से 9.4 इंटू 10⁻15 किलोमीटर या मीटर, देखिएगा मीटर ही होगा, इतनी दूरी चलती है। तो इस दूरी को ही हम क्या कहते हैं, लाइट ईयर कहते हैं, ठीक। जैसे अब क्यों लाइट ईयर में मेजर करते हैं, क्योंकि जो यूनिवर्स की जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा बड़ी है, तो किलोमीटर में, अब ये जो किलोमीटर में करने जाएंगे, अब जैसे मान लिया इसको लिखना है 9.4 इंटू 10⁻15 मीटर आपको लिखना, तो इसकी जगह आप लिख दिए क्या, 1 लाइट ईयर। समझ रहे, हम कह रहे हैं कि कोई चीज हमसे 9.4 × 10⁻15 मीटर दूर है, तो ये कहना कठिन है ना, इससे बढ़िया हम कहते हैं कि वो 1 लाइट ईयर दूर है। तो जो नई नई यूनिट्स आती हैं उनकी जो जरूरत पड़ती है, ऐसा नहीं कि उनके बिना काम नहीं चल रहा था, होता है, लेकिन हमको सिर्फ प्रैक्टिकल वैल्यूज के लिए और थोड़ा सा आसानी हो जाए गणना करने में, इसीलिए हम नई यूनिट, जैसे एंगस्ट्रॉम आई थी कि लाइट को एडजस्ट किया जा सकता है, उसी तरीके से लाइट ईयर इसलिए आया था ताकि बड़ी दूरियों को, जैसे जो नियरेस्ट स्टार है हमारा, नियरेस्ट स्टार सन के बाद, नियरेस्ट स्टार अपार्ट फ्रॉम सन इज व्हाट, इज एक तारा है जिसका नाम है सीरियस, ओके। वो अब उसकी डिस्टेंस है 4 लाइट ईयर। अब ये कहना आसान हो गया ना, 4 लाइट ईयर हमने बोल दिया, डिस्टेंस हमको पता चल गया। लेकिन अगर हम कहने जाते कि उसकी डिस्टेंस है 36.4 इंटू 10⁻15 मीटर, ये कहना भी कठिन और फिर इसके साथ कैलकुलेशन करना भी कठिन है, तो इसीलिए एक नई यूनिट आई डिस्टेंस की, क्या है, लाइट ईयर है, ठीक। समझ रहे हैं यूनिट का कंसेप्ट कहाँ से आ रहा है, यूनिट का कंसेप्ट हमारी कैलकुलेशन को आसान करने के सिर्फ और सिर्फ एक कारण होता है, नई यूनिट इसलिए आती है ताकि जो उससे रिलेटेड कैलकुलेशन है उनको आसान किया जा सके। तो आंसर इज बी, डिस्टेंस। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। उसी तरीके से एक होती है पार्सेक, एक यूनिट होती है पार्सेक। अब एक पार्सेक में होता है 1 पार्सेक में मेरे ख्याल से 2.3 लाइट ईयर होता है। अब ये लग रहा होगा कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, तो अभी हम जब देखेंगे थोड़ा सा स्पेशली डिस्टेंस वगैरह के बारे में, तो हम देखेंगे कि एक पार्सेक क्या करता है कि गणनाओं को आसान कर देता है, ठीक। 1 पार्सेक इज ऑल्सो यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ओके। जैसे अब 1 पार्सेक क्यों यूज करते हैं, सपोज करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है एक कुछ दूरी पर है और उसको यहाँ से देखा गया और फिर उसको एक ऐसे एंगल पर देखा गया, मान लिया थोड़ा शिफ्ट होकर के, और ये एंगल अगर 1 आर्क सेकंड का है, एंगल की जो यूनिट होती है आर्क सेकंड होती है, 1 अगर आर्क सेकंड का है तो ये जो दूरी होती है वो 2.3 लाइट ईयर होती है हर बार। तो चूंकि यहाँ 1 आ गया, एक स्पेशल यूनिट आ गई, तो अब कैलकुलेशन आसान हो गया, तो हम इस 1 को स्पेशल ट्रीट करके 2.3 लाइट ईयर को एक स्पेशल नाम दे दिया 1 पार्सेक, ठीक। इसलिए किया गया क्योंकि 1 आर्क सेकंड एक खास 1 आर्क सेकंड इज अ यूनिट सेकंड। अब यूनिट हमको एंगल की वैल्यू मिल गई तो कैलकुलेशन आसान हो गई, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, 1 पार्सेक कर दिया, ठीक। अ लाइट ईयर इज रिलेटेड टू व्हाट, अगेन डिस्टेंस, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ठीक। पीछे बताया आपको, इन द फॉलोइंग विच इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, कह रहा है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स है, वेलोसिटी है, इलेक्ट्रिक करंट है, वर्क है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब क्या होती है फिजिक्स में, हम किस चीज की स्टडी करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज की, वो क्वांटिटीज जिनको एग्जैक्ट रूप से नापा जा सके उनको क्या कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जिनको एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन की जा सके उनको क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। अब उस फिजिकल क्वांटिटीज में कुछ फंडामेंटल होती हैं, कुछ डिराइव्ड होती हैं। कुछ फंडामेंटल का क्या मतलब है कि वो इंडिपेंडेंट है किसी और क्वांटिटी से, इंडिपेंडेंट है, दूसरे की वैल्यू बदले घटे उनको कोई लेना देना नहीं, तो उनको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक। वो डिफाइंड है, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, डिफिनीशन से आती हैं, ऐसा नहीं कि किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं, वो बाय डिफिनीशन आती हैं, उनको बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। उसी तरीके से कुछ क्वांटिटीज या फिजिक्स में बाकी जितनी भी हजारों क्वांटिटीज है वो सातों, वो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज अभी मैं आपको बताऊंगा 7 क्वांटिटीज होती हैं, उन्हीं 7 क्वांटिटीज से घुमा फिरा कर निकलती हैं, ठीक। तो यानी 2 टाइप में फिजिकल क्वांटिटीज डिवाइडेड है, फिजिकल क्वांटिटीज 2 फॉर्म में, फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, फंडामेंटल में और डेराइव्ड में। जो फंडामेंटल से निकलती है उनको बोलते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो उसमें जो फोर्स है, फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है अगर हम मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस, अगर हम डिस्टेंस को, चली गई दूरी को अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगी। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, अगर कोई चार्ज है, कोई चार्ज अगर कूलम, चार्ज की यूनिट क्या, अभी हम देखेंगे चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। अगर कोई चार्ज पर सेकंड मूव कर रहा है तो वहां पर क्या जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट हो रही है। वर्क क्या होता है, अगर हम फोर्स को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, फोर्स। इसमें जो सिर्फ और सिर्फ एक क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट, वो क्या है, यहाँ से दिखने से तो ऐसा लग रहा होगा इलेक्ट्रिक करंट कि ये कूलम से या सेकंड से निकल कर आ रही है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। फोर्स को देखिए जरा, फोर्स किससे मिल रहा है हमको, मास को एक्सेलरेशन से गुणा करने से मिल रहा है, तो यानी डिराइव हो रहा है ना, फोर्स क्या हो रहा है, मास और एक्सेलरेशन के मल्टीप्लिकेशन से मिल रहा है।
वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड करने से मिल रहा है। वर्क क्या हो रहा है, फोर्स और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करने से मिल रहा है। तो ये डिराइव हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट डिराइव नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो टोटल फंडामेंटल क्वांटिटी मैंने लिस्ट बना के दिया आपको, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। कौन कौन सी होती है, एक होती है क्वांटिटी, देखिए 2 चीजें होती हैं, एक क्वांटिटी है और एक उसकी यूनिट है। क्वांटिटी होती है और क्या होती है, यूनिट होती है। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, तो उन सातों की एक एक यूनिट होगी। तो सबसे पहली जो फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ की। लेंथ तो आप कितना तेज चल रहे हैं, कितना धीरे चल रहे हैं, क्या इस बात पर डिपेंड करता है, क्या किसी चीज के बीच की दूरी इस बात पर डिपेंड करती है कि किस वेलोसिटी, जैसे आप 10 किलोमीटर गए और 90 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से गए, चाहे आप 100 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से गए गए तो 10 किलोमीटर ही ना। तो लेंथ जो है एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसीलिए लेंथ इज द फंडामेंटल क्वांटिटी। किसी चीज का मास भी इसी तरीके से किसी पर डिपेंड नहीं करता है। टाइम, समय भी किसी चीज पर डिपेंड करता है, इसीलिए क्या है, टाइम इज एन। इलेक्ट्रिक करंट थोड़ा सा और लगता होगा कि इलेक्ट्रिक करंट से ज्यादा तो फंडामेंटल है चार्ज, लेकिन चूंकि चार्ज को मेजर करना कठिन होता है, इलेक्ट्रिक करंट को हम मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, तो चार्ज को, एक सिंगल चार्ज को मेजर करना कठिन है, इसीलिए चार्ज की जगह पर इलेक्ट्रिक करंट को क्या लिया गया, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज चुनने में 2 चीजों का ध्यान रखा गया कि क्या वो किसी बात पर डिपेंड करती हैं, और इलेक्ट्रिक करंट में एक सेंस में और ध्यान रखा गया कि क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है मेजर करना चार्ज को। एक इलेक्ट्रॉन चार्ज को मेजर करना प्रैक्टिकली बहुत कठिन है, लेकिन 1 एम्पियर करंट को मेजर करना उसके कंपैरिजन में थोड़ा आसान है। तो इसीलिए हमने क्या किया कि इलेक्ट्रिक करंट को फंडामेंटल क्वांटिटी मान लिया। ठीक। अच्छा, अगला जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर या टेम्परेचर, सिंपली क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं। उसकी यूनिट क्या, अच्छा सबकी देखिए एक एक यूनिट है। लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर है। मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम है। टाइम की सेकंड है। इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर है। उसी तरीके से थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर क्या है, केल्विन है। केल्विन, डिग्री सेल्सियस नहीं, केल्विन इज एसआई यूनिट। अभी देखते हैं एसआई यूनिट क्या होता है। उसी तरीके से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 1 मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी 1 मोल। किसी चीज में कितना सब्सटेंस है वो किसी और बात से डिपेंड नहीं करता। किसी बाल्टी में सपोज करते हैं 100 गेंद रखी हुई है, तो वो अब वो एब्सोल्यूट रूप से रखी हुई है, किसी और बात पर डिपेंड नहीं करती। किस कमरे में रखी हुई है, धरती पर रखी हुई है, चांद पे रखी हुई है, कहीं पर कुछ भी बदलने पर वो बाल्टी में जो गेंदे 100 रखी हुई हैं उनकी संख्या नहीं बदलने वाली, अनलेस अनटिल उनको निकाला बाहर, एक बॉल ऐड न किया जाए, एक बॉल सब्ट्रैक्ट न किया जाए। समझ रहे हैं, एक सेंस लीजिए बस फंडामेंटल क्वांटिटीज का। ल्यूमिनोसिटी क्या होती है, जिसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैंडला। ठीक, याद रखिए बस, इसकी यूनिट क्या होती है, कैंडला। उसी तरीके से शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है, तो इस तरीके से कुल 1 2 3 4 5 6 7। अब फिजिक्स में जो भी आप क्वांटिटी नाम लीजिए, चाहे जो क्वांटिटी का, वो सारी सारी कहीं ना कहीं इन्हीं सातों से मिलकर बनी होती है, इसीलिए उनको क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक। उसके अलावा 2 क्वांटिटीज और होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा 2 क्वांटिटी और हैं जिनको एक स्पेशल वजहों से जगह दी गई है इनमें। वो है रेडियन, कोण, और एक होता है रेडियन को लिखते हैं आरडी से। ठीक, याद रखिए बस 2 ऐसे ही याद रखिए आप, और कुछ नहीं, बस याद रखिए सिंपली कि रेडियन होता है। इन सातों के अलावा 2 और फंडामेंटल टाइप की क्वांटिटीज होती हैं, वो होती हैं रेडियन और स्टे रेडियन। स्टे रेडियन, ठीक, इसको एसआर से लिखते हैं। एक होता है आरडी और एक होता है एसआर, ये दोनों एंगल को मेजर करती हैं, याद रखिए बस। रेडियन और स्टे रेडियन क्या करती हैं, किस चीज को मेजर करती हैं, एंगल को। रेडियन क्या करता है, 2D में एंगल मेजर करता है, किस में मेजर करता है, 2D में। और स्टे रेडियन 3D में एंगल में। अब इससे ज्यादा ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। रेडियन क्या करता है 2D में, और स्टे रेडियन 3D में। ठीक, थोड़ा सा आपको समझा ही देते हैं, एक सेकंड। यहाँ देखिए रेडियन कैसे होता है, जैसे मान लिया आपने ये आर्क बनाया, ठीक, ये जो एंगल बन रहा है इसको रेडियन में मेजर करते हैं। ठीक, ये क्या होता है, ये डिस्टेंस है, ये आर है, तो ये जो एंगल बन रहा है थीटा, इसकी इसकी जो यूनिट होगी वो होगी आरडी होगी। क्या होगी, आरडी, क्योंकि क्या है, ये डिस्टेंस ही तो है और ये डिस्टेंस है। तो अब एंगल जो होता है, एंगल को जो फार्मूला होता है क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो अगर आर क्या है, दूरी है ना, आर्क इज मीटर, और रेडियस भी क्या है, दूरी है, मीटर। तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो ध्यान होना तो ये चाहिए था कि कोण की कोई यूनिट नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ कारणों से हमने उसको एक यूनिट दे रखी है, उस यूनिट को कहते हैं रेडियन। उसी तरीके से अब ये तो 2D में है, अब सपोज करते हैं एक 3D में एक एंगल है हमारे पास। सपोज करते हैं ये 3D में एक एंगल है, जैसे बॉल के सेंटर से हम एक एंगल ले रहे हैं, ये 3D टाइप का लग रहा है ना। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, अब जैसे यहाँ पर हमने एस को, आर्क को रेडियस से डिवाइड करके क्या निकाला था, थीटा निकाला था, उसी तरीके से यहाँ पर ओमेगा बनता है। यहाँ पर जो एंगल बनता है 3D में, जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, ओमेगा। इसको कैसे निकालते हैं, इसको निकालते हैं इस एरिया से। ये एरिया बन रहा है ना, ये एरिया बन रहा है, एक क्षेत्रफल है, उसको इस दूरी से भाग करके क्या निकालते हैं, घन कोण। इसको सॉलिड एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉलिड। सॉलिड हमेशा क्या होता है, 3D होता है ना, इसीलिए इसको 3D में मेजर किया जाता है। तो रेडियन इज फॉर 2D एंड स्टे रेडियन इज फॉर 3D। ठीक, इन सातों के अलावा 2 स्पेशल हैं, रेडियन एंड स्टे रेडियन, और बाकी सारी क्या है, डेराइव्ड क्वांटिटीज हैं। ठीक, व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की यूनिट क्या है, न्यूटन स्क्वायर मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन, न्यूटन पर मीटर। अब देखते हैं प्रेशर होता क्या है।
प्रेशर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ फोर्स। अगर किसी यूनिट एरिया पर फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, इसी को क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। ठीक, तो फोर्स की यूनिट क्या होगी, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो पहला आंसर हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर। आपको पता करना है कि पास्कल क्या होता है, जाइए नेट पर सर्च करिए, 1 पास्कल, या किसी किताब में पढ़िए, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक, द यूनिट ऑफ प्रेशर इज अगेन। तो अब हमको देखना है कि प्रेशर, हम किसी भी चीज़ की यूनिट निकालने हम तभी निकाल सकते हैं जब हमको उसका फॉर्मूला, उसका डेफिनेशन पता हो। तो फोर्स की डेफिनेशन हमको पता है कि किसी यूनिट एरिया पर लगने वाले फोर्स को क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। देखिए प्रेशर ही कहते हैं, लेकिन यूनिट एरिया पर, अगर हमने यूनिट एरिया डिफाइन कर दिया तो फोर्स किस में चेंज हो गया, प्रेशर में। तो हमको यूनिट एरिया पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। तो फोर्स की, अगर हमको फोर्स की यूनिट पता है तो हमको प्रेशर, फोर्स और एरिया की यूनिट पता है तो हमको प्रेशर की यूनिट पता चल जाएगी। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकती है, मिलीमीटर स्क्वायर भी हो सकती है। अब इसमें देखते हैं कि कहाँ पर है सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। तो एक्चुअली यहाँ पर कहीं न्यूटन है ही नहीं, तो इसीलिए नन ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक, आंसर इज नन ऑफ द अबव। कहीं न्यूटन दिख रहा है आपको, ये किलोग्राम है, ये किलोग्राम है, होना तो क्या चाहिए, न्यूटन होना चाहिए। अब न्यूटन एक्चुअली क्या होता है, थोड़ा सा ये देख लेते हैं, न्यूटन खुद क्या है। ठीक, न्यूटन जो है बल की यूनिट है, लेकिन किलोग्राम, इसमें इन सब के टर्म्स में क्या होती है न्यूटन। इसमें तो कहीं न्यूटन नहीं दिख रहा है ना, इसमें न्यूटन दिख रहा है आपको, कहीं कहीं न्यूटन दिख रहा है नहीं ना। लेकिन आना तो चाहिए इन्हीं सातों से, बल इन्हीं सातों से आना चाहिए ना। इसमें फोर्स तो हमको दिख नहीं रहा है कहीं। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है, फोर्स इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, फोर्स इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। तो उन्हीं सातों में से किसी एक में तो आना चाहिए फोर्स। फोर्स क्या है, तो देखते हैं उन्हीं सातों में से कहाँ से आ रहा है। ठीक, तो फोर्स की, अब मैंने आपको बताना, किसी भी चीज़ की यूनिट निकालने से पहले आपको उसकी परिभाषा पता होना चाहिए। तो फोर्स की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हमको मास, मास मिल गया, इस टेबल में हमको मास मिल गया कि नहीं, मिल गया, ये मास है। तो मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, तो हमने रख दिया किलोग्राम। यहाँ मास की जगह हमने यूनिट क्या रख दी, किलोग्राम। अब हमको एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की यूनिट निकालनी है। तो एक्सेलरेशन की भी हमको क्या पता होना चाहिए, डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन जो होता है चेंज इन वेलोसिटी या सिंपली वेलोसिटी। वेलोसिटी को अगर किससे डिवाइड कर दें, टाइम से डिवाइड कर दें। तो अब हम देख रहे हैं कि क्या टाइम की यूनिट है इन सातों, टाइम की है, इस टेबल में टाइम है कहीं पर, हाँ है, टाइम चूंकि फंडामेंटल है। तो अब हमको टाइम भी मिल गया, किलोग्राम इंटू वेलोसिटी। अभी हमको वेलोसिटी का नहीं पता, मैं निकालने का तरीका बता रहा हूँ, लेकिन टाइम का पता चल गया सेकंड। अब वेलोसिटी, अब वेलोसिटी की यूनिट निकालनी, तो वेलोसिटी की डिफिनेशन पता होना चाहिए। वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, अब देखना है कि क्या डिस्टेंस और टाइम है इस फंडामेंटल में। समझिए क्या कर रहा हूँ मैं, डिस्टेंस है, हाँ है, डिस्टेंस मतलब लेंथ मीटर, और टाइम मतलब सेकंड। ठीक, तो यानी कि वेलोसिटी जो है, डिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई, मीटर, और टाइम की यूनिट क्या हो गई, सेकंड। तो यहाँ पर हम वेलोसिटी की जगह क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी की जगह हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड, यहाँ आ जाएगा। तो ये सेकंड, ये सेकंड, ये सेकंड और ये सेकंड मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, ये सेकंड और ये सेकंड मल्टीप्लाई होकर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो जो फोर्स की यूनिट हो गई, फोर्स की यूनिट क्या हो गई, किलोग्राम, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स की यूनिट क्या हो गई, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को इतना ज्यादा लिखने से बढ़िया हम क्या कह देते हैं, 1 न्यूटन। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही क्या होती है शॉर्ट फॉर्म में, न्यूटन। याद रखिए, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज न्यूटन। अब ये बल की परिभाषा आ गई, एक्चुअली बल की नहीं, एक न्यूटन की परिभाषा आ गई। किसकी आ गई, एक न्यूटन की। अगर सब जगह हम 1 कर दें, यहाँ भी 1 कर दें, यहाँ भी 1 कर दें, और वहां भी 1 कर दें, और न्यूटन के आगे भी 1 लगा दें, तो क्या हो जाएगा, एक न्यूटन वो फोर्स है, एक न्यूटन वो फोर्स है जो 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को, एक न्यूटन वो फोर्स है जो 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम रखा है ना, 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर सकता हो। 1 न्यूटन वो बल है जो 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर सकता हो। अगर आपके पास 1 न्यूटन, 1 किलो का कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और आपने उस पर धक्का लगाया, और आप उसका एक्सेलरेशन मेजर कर रहे हैं, और वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आता है, तो आपने जो फोर्स लगाया होगा वो कितने का होगा, 1 न्यूटन का होगा। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट है फोर्स का। यानी कि आपको किसी भी चीज की यूनिट पता करने से पहले उसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो डेफिनेशन से हम फार्मूला निकाल लेंगे, फिर हम उन जाएंगे उस 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के पास से, और देखेंगे कि उनमें वो है कि नहीं, और उन्हीं में होगा, और उसी से हम क्या निकालेंगे, उसकी यूनिट निकालेंगे। तो एक्चुअली में न्यूटन छुपा हुआ है किसमें, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ठीक, उसी तरीके से पास्कल भी कहीं छुपा हुआ है। पास्कल कहाँ छुपा हुआ है, न्यूटन मीटर स्क्वायर में। इसी को क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं। यानी कि अगर 1 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर लग रहा हो, 1 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर लग रहा हो, तो उस एरिया पर जो प्रेशर होगा 1 पास्कल का होगा। समझ रहे हैं ना। व्हाट इज द यूनिट मेजर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को किससे मेजर करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करते हैं हम टेस्ला से। किससे मेजर करते हैं, टेस्ला से। याद रखना आपको, मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे मेजर करते हैं, टेस्ला से।
वन टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। ठीक, ये याद रखना। आप कहाँ से गॉस आया, क्या आया, आपको बस याद रखना है कि यूनिट। अच्छा कहिए तो बता ही देते हैं। जैसे 1 टेस्ला आपको बताया 10⁴ गॉस है, तो उसका हम उल्टा कर दें तो 1 गॉस कितना हो जाएगा, 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला हो जाएगा। ठीक, 10⁻⁴ टेस्ला। अब जैसे न्यूटन जो होता था, आपको बताया ना, न्यूटन इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता था ना, उसी तरीके से टेस्ला भी किसी चीज का शॉर्ट फॉर्म है। तो किसका शॉर्ट फॉर्म होगा, इसी में से जो ये जो 7 क्वांटिटीज हैं, इन्हीं में से किसी का होगा, इन्हीं में से किसी का होगा। तो अब कैसे होगा ये जरा देखते हैं, आपको बताते हैं। आपको फिर बताया किसी चीज की यूनिट निकालनी है तो क्या चाहिए हमको, परिभाषा चाहिए या फॉर्मूला चाहिए। तो हमको पता है कि जो फोर्स होता है वो होता है QVB, जो इसको बोलते हैं लॉरेंट फोर्स, इसको स्पेशल फोर्स बोलते हैं, मैग्नेटिज्म में आता है लॉरेंट फोर्स। ठीक, अब बी क्या है, बी ही मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। हम टेस्ला की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। ठीक, अब देखिए हम यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी इक्वल्स टू F/QV, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब बुरा होगा तो F बराबर QV हो जाएगा। ठीक, समझ रहे हैं ना। अब हमको क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ना, किसको, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट। तो अब हम मैग्नेटिक फील्ड का हमने फार्मूला तो पता कर लिया। अब हमको एफ का फार्मूला पता है, क्यू का फार्मूला पता है और वी का फार्मूला पता है। एफ का फार्मूला क्या होता है, न्यूटन, न्यूटन। और क्यू का फार्मूला क्या होता है, कूलॉम, टी से लिखते हैं। और वी का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी है ना, क्यू इज चार्ज, वी इज वेलोसिटी, बी इज मैग्नेटिक फील्ड, एफ इज फोर्स। तो यहाँ हमको बी की यूनिट निकालनी है, हम बी की यूनिट निकाल रहे हैं। देखिए तो एफ की वैल्यू क्या है, न्यूटन, क्यू की वैल्यू क्या है, कूलम, और वी की वैल्यू क्या है, मीटर, वी की यूनिट मीटर पर सेकंड। ठीक, मीटर पर सेकंड, समझ रहे हैं ना। अब ध्यान से देखिए एक बार इसको, क्या कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर ये न्यूटन है, दिस इज न्यूटन, एक यानी कि न्यूटन हो गया, कूलम हो गया, मीटर पर सेकंड हो गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन को एन लिख दिया, कूलम को ऐसे रहने दिया, मीटर को यहाँ कर दिया और सेकंड को क्या कर दिया, ऊपर लेके गए। ये जो सेकंड है ऊपर चला गया। अच्छा अब देखिए न्यूटन, ध्यान दीजिए, न्यूटन मीटर ऐसे ही रहने देते हैं। और कूलम पर सेकंड क्या होता है, एम्पियर होता है। कूलम पर सेकंड क्या होता है, एम्पियर। वहां पर पहुंच गए, उस टेबल में एम्पियर था कि नहीं, एम्पियर था। लेकिन यहां पर सेकंड अपॉन कूलम है, कूलम अपॉन सेकंड एम्पियर होता है, लेकिन यहां पर क्या है, सेकंड अपॉन कूलम है। तो सेकंड अपॉन कूलम क्या हो जाएगा, 1/एम्पियर हो जाएगा, 1/एम्पियर। तो एम्पियर को ऐसे लिखते हैं। तो यानी कि सेकंड अपॉन कूलम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एम्पियर। यानी कि बी की जो यूनिट हो गई, न्यूटन मीटर एम्पियर, न्यूटन मीटर एम्पियर। इसी न्यूटन मीटर एम्पियर को क्या कहते हैं, टेस्ला कहते हैं। इसी न्यूटन मीटर एम्पियर को क्या कहते हैं, टेस्ला कहते हैं। ये बी क्या है, जैसे न्यूटन किलोग्राम मीटर, इसको यहाँ बताया ना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन कहते हैं, उसी तरीके से न्यूटन मीटर एम्पियर को, न्यूटन अपॉन मीटर एम्पियर को क्या कहते हैं, टेस्ला कहते हैं। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इक्विवेलेंट ऑफ टेस्ला। सिंपल से वही था। इक्विवेलेंट ऑफ टेस्ला का क्या है, एम्पियर पर न्यूटन, न्यूटन पर गुलाम, न्यूटन पर एम्पियर पर सेकंड, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो यहाँ आया है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, आया है ना, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, दिख रहा है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। अब आपको ये नहीं बताया होता तो आप ये सवाल नहीं कर पाते। तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर, क्योंकि टेस्ला क्या होता है, टेस्ला इज द छुपा हुआ फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म ऑफ व्हाट, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक, अब चाहे तो आप न्यूटन को भी तोड़ सकते हैं। न्यूटन को किसमें तोड़ सकते हैं, किलोग्राम मीटर, न्यूटन अपने आप में ये होता है ना, न्यूटन तो खुद भी शॉर्ट फॉर्म है किसका, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो अंत में टेस्ला का सबसे मेन फॉर्म क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर एम्पियर मीटर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर एम्पियर मीटर, मीटर से मीटर काट दीजिए। तो क्या हो जाएगा, टेस्ला का एक्चुअल फॉर्म क्या हो जाएगा। मतलब अब इसमें जो सारी है सब क्या है, फंडामेंटल है, सारा यूनिट क्या है, फंडामेंटल है। क्योंकि किलोग्राम भी फंडामेंटल है, एम्पियर भी फंडामेंटल क्वांटिटीज, और सेकंड भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। इसमें क्या समस्या थी कि न्यूटन खुद फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। ठीक, तो एम्पियर पर मीटर होगा। ओके, एक्चुअली न्यूटन है पर लिखा नहीं हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटीज जैसे आपको बताया, फिजिकल क्वांटिटीज पीछे बताया कि वो क्वांटिटीज जिनका एग्जैक्ट वैल्यू दिया जाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। अब होता क्या है कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू से काम चल जाता है। ठीक, न्यूमेरिकल वैल्यू या, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जिनमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू से काम नहीं चलता, आपको बताना पड़ेगा बल ऊपर लग रहा है नीचे लग रहा है, स्पीड नहीं बताना पड़ेगा कि ऊपर जा रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं, स्पीड है, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन होती है। तो वो क्वांटिटीज जिनमें डायरेक्शन के न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ नम वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शनल क्वांटिटी प्रॉपर्टी भी होती है, उनको क्या कहते हैं, हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे आप डायरेक्ट उंगली से दबाएंगे, जैसे क्या है, ढक्कन खोल रहे हैं आप, तो कभी हाथ को इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, उस डायरेक्शन में कर रहे हैं, कभी पता चला एक डायरेक्शन ऐसा है, एक एंगल हाथ का ऐसा आया कि ढक्कन खुल गया। यानी कि बल लगाना उंगली की, हाथ की डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है।
समझ रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं कि जबरदस्ती डिफाइन किया गया, नेचर में कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो डायरेक्शन बदलने पर उनका फॉर्म बदल जाता है, उनकी वैल्यू बदल जाती है। इसीलिए हम जो भी क्वांटिटीज हैं उनको हम दो पार्ट में बांट लेते हैं। कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनको देखा गया कि उनका डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा, कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिन पे डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। समझ रहे हैं क्या है? इंजन को आप एकदम गाड़ी के आगे लगाएंगे तभी वो बढ़िया से एक मैक्सिमम पावर जनरेट करेगा, किसी और एंगल पे लगा दिया तो उस तरीके से खींच नहीं पाएगा। तो बल यानी कि हम देख रहे हैं कि हमेशा किस बात पर बल में दैशिक गुण या दिशा का गुण होता है। तो इसीलिए हमने इसी तरीके से सारी क्वांटिटीज को या तो वो जिनमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है और जिनमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं होती में डिवाइड कर दिया। अब जिनमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज नहीं होती उनको बोला गया स्केलर क्वांटिटीज। क्या बोला गया? स्केलर क्वांटिटीज। और जिनमें होती है उनको बोला गया वेक्टर क्वांटिटीज। तो आपको याद कर लेना है कि कुछ स्केलर है कुछ वेक्टर है। तो पूछ रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्केलर क्वांटिटी। क्या फोर्स स्केलर क्वांटिटी? ऑब्वियसली फोर्स स्केलर। प्रेशर इज द स्केलर क्वांटिटी? यस, प्रेशर इज द स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज द स्केलर क्वांटिटी? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी? ओके, अच्छा। अब अगला क्या पूछ रहा है? वेलोसिटी। वेलोसिटी स्केलर क्वांटिटी है कि नहीं है? एक्सेलरेशन स्केलर क्वांटिटी है कि नहीं है? आपको ये बताना। तो एक्चुअली फोर्स स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, फोर्स। प्रेशर दिखने से लगता होगा कि वो है, पर प्रेशर इज अ वेक्टर, नॉट अ वेक्टर बट अ स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। उसी तरीके से स्पीड क्या है? स्पीड स्केलर है। लेकिन वेलोसिटी क्या है? वेक्टर है। ठीक, वेलोसिटी क्या है? इसी तरीके से कई सारी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, कई सारी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी नहीं है यानी कि स्केलर होगी। तो स्केलर आपको बताना, स्पीड, वेलोसिटी, टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट। स्पीड पता है ना, स्पीड इज अ स्केलर। स्पीड क्या होती है? स्केलर होती है। वेलोसिटी क्या होती है? वेक्टर होती है। टॉर्क क्या होती है? वेक्टर होता है। टॉर्क जब जैसे किसी चीज को लीनियर लाइन में, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को आपको लीनियर पाथ पर चलाना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन किसी ऑब्जेक्ट को आपको सर्कुलर पाथ पे चलाना है, ये यहाँ पे बक्सा रखा हुआ है, इसको सर्कुलर पाथ पे घुमाना है, तो आपको फोर्स नहीं टॉर्क की जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो उसको टॉर्क बोलते हैं। जैसे दरवाजा खोलने के लिए टॉर्क लगाना पड़ता है, फोर्स नहीं। आप अक्सर कार वार खरीदने जाते होंगे तो उसका टॉर्क वैल्यू बताया रहता होगा, इसलिए कि क्योंकि सर्कुलर मोशन होता है ना पहिए का। उसी तरीके से देखिए, डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, कंसेप्ट नहीं समझना बहुत ज्यादा है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट हैव अ यूनिट? किसकी यूनिट नहीं है? तो फोर्स की यूनिट तो क्या है बताया आपको? न्यूटन है। स्ट्रेस की यूनिट, स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है? फोर्स अपॉन एरिया, मेरे ख्याल से न्यूटन, प्रेशर ही होता है, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस इज अ काइंड ऑफ प्रेशर। स्ट्रेन, प्रेशर की यूनिट तो आपको पीछे बताया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेन होता क्या? आप किसी चीज की यूनिट हम तब तक नहीं निकाल सकते जब तक हमको पता नहीं कि उसकी डिफिनीशन क्या है। स्ट्रेन क्या होती है? चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ और अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक, जैसे किसी रबड़ को खींचा आपने, रबड़ फैल गया, तो अब हमको निकालना है कि रबड़ में स्ट्रेन कितना आया। तो हम देखते हैं कि बिना फैले रबड़ की जो लंबाई थी वो लिख देते हैं, तो मीटर में ही तो होगी वो, या सेंटीमीटर में होगी। अच्छा, खींचने के बाद उसकी लंबाई बदल गई तो बदली, तो मान लिया 1 मीटर बदल गई, 2 मीटर बदल गई, 1 सेंटीमीटर बदली, अंत में तो लेंथ ही तो बदला। तो ऊपर भी मीटर और नीचे भी मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या स्ट्रेन की कोई यूनिट रह जाएगी? नहीं। तो स्ट्रेन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। बहुत सारी क्वांटिटीज क्या होती है? यूनिटलेस होती है। उसी तरीके से एंगल भी यूनिटलेस होता है, क्योंकि एंगल क्या होता है? रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस होता है ना। आर्क भी एक दूरी है, दूरी की यूनिट क्या होती है? मीटर। और रेडियस भी क्या है? एक दूरी है, कट जाना चाहिए आइडियली। तो एंगल की भी कोई यूनिट नहीं होती है, लेकिन कुछ खास जरूरतें पड़ती हैं जो हमें जानने की नहीं है जरूरत है, इसीलिए एक स्पेशल यूनिट दिया गया, उसको कहा गया रेडियन। एक जबरदस्ती की यूनिट दी गई कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, उसके लिए उसको कहते हैं रेडियन। पर स्ट्रेन में ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ती है हमको, इसीलिए स्ट्रेन क्या है? यूनिटलेस क्वांटिटी है। ओके, अगली है, विच मीटर इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल बाई व्हीकल इज नोन एज। वो डिवाइस जिससे हम पता करते हैं कि व्हीकल कितना दूर चला है, जैसे आपकी गाड़ी में लगा होता है वो, तो उसको बोलते हैं ओडोमीटर। ठीक, स्पीड नापने के लिए स्पीडोमीटर होता है, करंट नापने के लिए एमीटर होता है। उसी तरीके से दूरी का गाड़ी में दूरी नापने के लिए क्या होता है? ओडोमीटर लगा होता है। 1 माइक्रॉन इज इक्वल्स टू 1 माइक्रॉन। 1 माइक्रॉन, माइक्रॉन का एक और नाम होता है, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं उसको माइक्रोन ही, जो है माइक्रोमीटर का शॉर्ट फॉर्म है, कंफ्यूज मत होइएगा, माइक्रोमीटर का ही शॉर्ट फॉर्म है। तो 1 माइक्रॉन का मतलब होता है 1 माइक्रोमीटर पूछ रहा है। 1 माइक्रोमीटर में कितना मिलीमीटर होगा? तो ये होगा 1/1000 मिलीमीटर। ओके, कैसे होगा? एक कन्वर्जन टेबल दिया है आपको। ठीक, किलोमीटर ये सब मीटर में है, मीटर में। ठीक, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 10 की घात 3 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में 10 की घात 3 मीटर होता है। 1 मिलीमीटर में 10 की घात -3 मीटर होता है। 1 माइक्रोमीटर में ये सब मीटर है, सारा क्या है? मीटर। ठीक, सब 3 के मल्टीपल में होते हैं, +3, -3, -6, -9, -12।
तो इसको आप कन्वर्ट करके देखेंगे, किसको, माइक्रो को जब मिली में कन्वर्ट करके देखेंगे तो यहाँ -6 है, तो यहाँ -3 है, तो वो हो जाएगा 1/1000, क्योंकि वो आएगा 10⁻³ और इसको जब बटे में लिखेंगे तो 1/1000 हो जाएगा। ओके, तो दूसरा 1 माइक्रोमीटर। ओके, 1 माइक्रोमीटर इज 1/1000 मिलीमीटर। 1 माइक्रोमीटर में मीटर कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर। 1 मीटर में नैनोमीटर कितना होता है, 10⁻, 1 नैनोमीटर में मीटर कितना होता है, 10⁻⁹ तो ये कन्वर्जन टेबल है, ये देख लीजिएगा एक बार, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, कौन सा वेक्टर, ये आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, एक सेकंड, लास्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, फोर्स है या वॉल्यूम है, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, यानी स्केलर पूछ रहा है, स्केलर, तो वो है वॉल्यूम। डिस्प्लेसमेंट पीछे बताया आपको कि डिस्टेंस तो स्केलर होती है, डिस्टेंस क्या होती है, स्केलर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेक्टर, ठीक। अब देखिए स्पीड होता है ना, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन जो वेलोसिटी होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, याद रखना है। तो वेलोसिटी भी वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, वेक्टर है। स्पीड स्केलर है और डिस्टेंस भी क्या है, स्केलर है, ठीक। वो वॉल्यूम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वॉल्यूम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन एरिया स्केलर होती है। हायर फिजिक्स में एरिया को वेक्टर ट्रीट किया जाता है, वॉल्यूम को स्केलर ट्रीट किया जाता है, स्केलर। क्यों किया जाता है ऐसे नहीं जानना, आपको याद रखना, वॉल्यूम स्केलर है लेकिन एरिया वेक्टर है, याद रखना, वॉल्यूम इज स्केलर बट एरिया इज वेक्टर। आई गेस ये आखिरी था, ये हो गया 14 क्वेश्चन आपके, किसके, यूनिट एंड मेजर के, ठीक, यूनिट एंड मेजरमेंट के ये 14 क्वेश्चन हो गए। ओके, ये हमारा फिजिक्स का पहला लेक्चर था, फिजिक्स का पहला लेक्चर। ओके, कंप्लीट अगर आपको देखना है, कंप्लीट होलिस्टिक सारा साइंस का तीनों पार्ट, हिस्ट्री के तीनों पार्ट, एंशिएंट मेडिवल मॉडल, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फैक्चुअल ज्योग्राफी, सब कुछ, पॉलिटी, कंप्लीट पॉलिटी, इकोनॉमी, कंप्लीट इकोनॉमी, जाइए हमारे ऐप पर जाइए, कोर्स बाई करिए, 749 रुपये में 15 दिन में कहानी खत्म। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय।